नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सभी का मनु राठी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो भाई आप सभी ने थंबनेल देख लिया है। बच्चों CUET बीएड का 2025 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, आपका जो मार्च में एग्जाम होगा 26 मार्च में। तो बच्चों उस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर CUET बीएड का हुआ है 2024 में, उसके प्रीवियस ईयर के मैथ के जो सवाल है आपके 10 सब क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए थे। तो वो 10 क्वेश्चन बच्चों इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं, जो कि क्या होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे पेपर में जब जाएंगे अपने, मार्च में जो पेपर होगा आपका 26 मार्च में, तो ये प्रीवियस सवाल एक बार जरूर करके जाए, ताकि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर को जो है ना छोड़ो। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। और ये क्या है बच्चों, एक कॉमन बीएड का आपका COQP 03 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि भाई अब आप जो है आप लोग तैयार होंगे अपने इस सेशन के लिए। तो बच्चों 10 सवाल है, बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, एक एक सवाल की बेहतरीन ट्रिक से आपको सवाल कराऊंगा। ज्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, ताकि आप लोग जो है एक बेहतरीन अप्रोच सवाल की सीख सको। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, 20 मापों के संग्रह का औसत 56 सेंटीमीटर अंकित किया गया था। लेकिन बच्चों बाद में यह पाया गया कि गलती से एक माप 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर बच्चों अंकित हो गया। तो बताइए सही औसत क्या है। बात समझना, ये कह रहा है कि भाई जो टोटल जो माप है, माप की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, 20 माप है अलग अलग। ठीक है जी, उनका जो औसत है वो कितना है, वो है भाई 56 सेंटीमीटर। अच्छा, इन 20 माप में से एक माप ऐसा है जिसको 61 सेंटीमीटर, क्या 61 सेंटीमीटर के स्थान पे, 61 सेंटीमीटर के स्थान पे 64 सेंटीमीटर क्या कर दिया गया, अंकित कर दिया गया। करना कितना अंकित था सर, अंकित करना था 61 सेंटीमीटर, ये अंकित करना था, लेकिन गलती से कर कितना दिया, कर दिया 64। तो बच्चों कितना फालतू कर दिया, आप कहोगे कि सर 3 फालतू कर दिया, 3 एक्स्ट्रा कर दिया। बच्चों कितना कर दिया, 3 एक्स्ट्रा कर दिया। तो अगर 3 एक्स्ट्रा कर दिया, तो अब आप यहां इस सवाल को कैसे करेंगे, ये जो 3 फालतू है बच्चों, इसी को आप इस 20 से भाग दोगे। ठीक है, जितने टोटल माप थे, आपको इस संख्या को टोटल माप से भाग करना है। जब आप 3 को बच्चों 20 से भाग करोगे, तो भाई आपका क्या आ जाएगा, 0.15 बच्चों आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी क्या मिस्टेक, ये क्या है, ये फालतू है बच्चों। कितना, 0.15 सेंटीमीटर। ये बच्चों ये क्या है, ये फालतू ऐड हो गया किसमें, औसत में। ये औसत में फालतू ऐड हो गया। कौन से औसत में, इस 56 सेंटीमीटर वाले में। ये गलत औसत है। ये गलत कब हुआ, जब 61 सेंटीमीटर के स्थान पर बच्चों 64 अंकित किया गया। लेकिन हमें सही औसत निकालना है, तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्या कर दिया गया, ये ऐड कर दिया गया इस औसत के अंदर, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 0.15 सेंटीमीटर को, तो ये आपका क्या जाएगा, 55.85 सेंटीमीटर। और यही आपके सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये सवाल करना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये अगर प्लस का, अगर ये प्लस का आता है तो घटा देंगे, माइनस का आता है तो जोड़ देंगे, किसमें, औसत में। तो आपका जो सही औसत है वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल क्या कह रहा है भाई, एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे सवाल को। साहसिक खेलों में यानी कि एडवेंचर्स गेम में बच्चों 12 फलक वाले पासे का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, इन्हें 1 से 12 तक की संख्याओं के साथ चिन्हित किया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी फलक पर अंकित मान को लिया जाता है। यह अंकित मान यानी बच्चों फेस वैल्यू। ठीक है, यदि इस तरह के पासे को एक बार फेंका जाता है, केवल एक बार फेंका जाता है, तो अंक 12 का गुणनखंड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई मुझे बताओ सबसे पहले कि बच्चों 12 के गुणनखंड कितने हैं। कहोगे सर 12 1 से भी कटता है, 12 सर 2 से भी कटता है, 12 सर 3 से भी कटता है, और सर 12 जो है वो 4 से भी कटता है, सर 12 6 से भी कटता है, सर 12 खुद 12 से भी कटता है। तो बच्चों जो संख्या 12 को काट देगी वो क्या कहलाएगी, वो 12 के फैक्टर कहलाएगी। तो 12 के फैक्टर कितने हैं मुझे बस ये बता दो। कहोगे कि सर 12 के जो टोटल फैक्टर है, जो कुल गुणनखंड है 12 के, कुल गुणनखंड यानी फैक्टर बच्चों वो है आपके कितने, वो है मेरे भाई आपके 6। कितने हैं बच्चों, ये है टोटल 6। ठीक है, अब इसने ये पूछा है आप लोगों से कि ये बताओ कि 12 के जो गुणनखंड, 12 गुणनखंड होने की प्रायिकता क्या है। तो 12 के गुणनखंड बच्चों कितने हैं, आपके 6।
तो 6 कहाँ आएगा, 6 ऊपर, और बटे में क्या आएगा, बटे में सर 12 आएगा, तो भाई 12 लिख देंगे, और 6 से बच्चों क्या कर जाएगा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया 1/2, ये आपके सवाल का होगा, यानी कि 12 का जो गुणनखंड होने की प्रायिकता है वो कितनी है, 1/2। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे दोस्त एक बार पढ़ेंगे, करेंगे कोशिश सवालों करने की। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है कि बच्चों ABCD एक समांतर चतुर्भुज, क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और भुजा AB पर P और R दो बिंदु इस प्रकार है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो त्रिभुज DPR के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 8 गुना है। यदि P और R का मान 5 सेंटीमीटर है तो CD का मान क्या होगा। सबसे पहले बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, और क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो ये आपका क्या है, आयत का ही दूसरा भाई है, आयत का ही दूसरा भाई होता है रेक्टेंगल का ही। जैसे कि ये देखिए बच्चों, ये हमने क्या कर दी, ये दो लाइनें बना दी पैरेलल इसकी। ठीक है भाई, और ये जो है आपका, ये यहां से ये डलेगा, तो बच्चों यहां से ये आपकी ये रेखा खींची। ठीक है, अब जो है ये क्या बन गया आपका, ये है भाई आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम। बच्चों ये जो है, ये इस बिंदु तक ये आपका क्या है, ये आपकी हाइट है, और ये वाली जो हाइट है, ये वाला जो लंब है, ये वाली जो ऊंचाई है, ये बराबर किसकी होती है बच्चों, ये इस ऊंचाई के एकदम बराबर होती है। ठीक है भाई, तो यहां तक बात क्लियर है। ठीक है सर, अच्छा इसको मैं A मान लेता हूं बच्चों, इसको मैं B मान लूंगा, और भाई इसको मान लूंगा C, और इसको मान लूंगा मैं D। ठीक है, अभी आपसे कह रहा है कि जो भुजा A और B है, भुजा A और B पर, ये भुजा A है, ये भुजा B है, तो बच्चों इस भुजा A और B पर दो बिंदु है, एक बिंदु P और एक बिंदु R। बच्चों इस वाली बिंदु को हम क्या मान लेंगे, इसे P मान लेंगे, और यहाँ इसके बीच में कहीं भी आप खींच लो बिंदु, सर यहाँ खींच लो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इसको मान लेंगे हम R। ठीक है, जब इस बिंदु को R मानेंगे यहाँ, तो ये बच्चों यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक ये बच्चों ये आपका बन गया क्या, एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज। कब बना, जब A और B पर हमने ए और बी पर बच्चों दो बिंदु P और R ली। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका ये बन गया बच्चों आपका समकोण त्रिभुज। अब ये कह रहा है कि ये जो P और R है, ये P और R जो है, ये जो P और R है, ये जो इस त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है बच्चों, वो 5 सेंटीमीटर। कितना है भाई, वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे केवल क्या करना है, आपको इसमें बच्चों क्या कर देना है, कंपैरिजन कर दो, तुलना कर दो, जैसे इसने कहा है सवाल के अंदर। अब एक बात तो आपको बच्चों यहाँ ये समझनी होगी कि भाई मुझे आप लोग बताओ, जो A और B जो भुजाएं हैं, A और B का जो मान होगा वही मान से C और D का भी होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट इस हाइट के बराबर होगी, इस बात में भी कोई शक नहीं है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, वो बच्चों इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 8 गुना है। ये सवाल में क्या रखा है, तो मुझे बताओ इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई। तो मुझे बताओ आधार गुणा ऊंचाई की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो C और D जो आधार है, यही बराबर किसके है सर, यही बराबर A और B के है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, A और B करेंगे बच्चों आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है आपकी h। ठीक है, ये बराबर किसके है, ये बराबर त्रिभुज DPR है भाई। तो आप एक काम करेंगे कि सर भाई इसको आप लोग जो है यहाँ आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ आप इसको ये बना के भाई, और ये आप लोग A B यहाँ C मान लेंगे, यहाँ D मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो क्यों आपने वो क्यों बदला, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, हमें सिर्फ जो जो चीज इस सवाल के अंदर दी है, हमें वो डेटा सेट करना है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों ने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कौन सा त्रिभुज DPR, अरे ये वापस वही कर दिया हमने तो भाई, C लिख दिया, ये पहले भी C, ये पहले C था और ये पहले C था, तो इसको कर देंगे भाई, इसने कहा है त्रिभुज DPR, तो इसे D बना देंगे, और भाई इसे हम बढ़ा देंगे क्या बच्चों, C बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा D बन जाएगा और ये बन जाएगा C, ABCD। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज, अब त्रिभुज बनेगा सवाल के हिसाब से, क्या त्रिभुज DPR। इसलिए हमने इसको बच्चों चेंज किया है, ये जो इसकी भुजाएं का मान हमने यहाँ रखा था, तो ये D है और ये C है, ये त्रिभुज DPR बन गया। ठीक है, अब आपसे C और D का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई है, ये बराबर किसकी होगी, ये बराबर होगी इस समकोण त्रिभुज की, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 8 गुना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है सर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, आधार P और R आधार है, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा 5,
आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इसकी भी h ही है बच्चों, इसकी भी हाइट ही है h ही, तो ये लिख देंगे। ठीक है, और इसका इसका क्या, इसका 8 गुना, इसका इस क्षेत्रफल का, इसके डीपीआर जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है इसका 8 गुना जो क्षेत्रफल है वो बराबर है इस पूरे के क्षेत्रफल के। तो बस अब जो कटा है फटाफट काट दो भाई। आप जो है बच्चों इस 2 से इस 4 को काट दोगे, इस 8 को काट दोगे 4 बार में। ठीक है, इस हाइट से बच्चों ये हाइट कट जाएगी और 5 जो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 जोग 20 हो जाएगा सर। ठीक है, और आप मुझे बता दो कि बच्चों जो ए और बी जो भुजा है क्या यही समान, यही बिल्कुल समान भुजा आपकी सी और डी भी होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी। यानी सर ए बी बराबर किसके है, सी डी के है। ए बी बराबर किसके है, सी डी के। अगर ए बी बराबर बच्चों सी डी के है, अगर ए बी का मान 20 होगा तो मेरे भाई सी डी का मान भी तो फिर 20 ही होगा, 20 सेंटीमीटर। तो बस आपसे यही पूछा है सवाल के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोग इस तरीके से कर लोगे, बहुत ही आसान सवाल है, केवल समझने का फिर है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, यदि किसी समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्णों का यानी डायगोनल का जो सम है, जो योग है वो कितना दे रखा है, वो 12 सेंटीमीटर है। और इसका जो परिमाप है बच्चों वो कितना है, 8√5 सेंटीमीटर है। तो विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे भाई। समचतुर्भुज कैसा होता है सर, भाई ये लो समचतुर्भुज होता है आपका, ये आपका किसका, वर्ग का दूसरा भाई है, वर्ग का दूसरा भाई है भाई आपका। लो भाई ये आपका बना दिया हमने क्या, समचतुर्भुज की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं बच्चों क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। हम इसको भी ए मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे और इसको भी ए मान लेंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं आपके विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डायगोनल 1 है और ये भाई डायगोनल 2 है। ठीक है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर, और ये जो बच्चों कोण होता है ये होता है कितना आपका 90 डिग्री का। ठीक है भाई, तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, आपसे कहा है कि विकर्णों का योग 12 है। ये जो बच्चों D1 है और ये D2, दो विकर्ण है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, इन दोनों का जो योग है आपको दे रखा है कितना सर, 12। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है बच्चों कितना, 12। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 8√5 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होता है रियल में, कहोगे सर इसका परिमाप यानी कि भुजाओं का माप, ए और सर ये 4 ए है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 4a। ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा परिमाप किसका, समचतुर्भुज का पैरामीटर, यानी कि भाई आपका ये परिमाप। ठीक है, और ये जो परिमाप बच्चों 4a है, हम ये इसका परिमाप 4a है, लेकिन आपको सवाल के अंदर दे रखा है 8√5 सेंटीमीटर। तो 8√5 सेंटीमीटर आप क्या कर लोगे, यहां से भुजा का मान निकाल लोगे बच्चों। ठीक है, 4 से कट जाएगा 8, कितनी बार, 2 बार, तो ये कहलाएगा आपका 2√5, यानी कि a बराबर 2√5। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब आपने भुजा निकाल ली इसकी। बच्चों इस सवाल में अगर ज्यादा हम इसकी अलग अलग तरीके से सवाल को करना चाहेंगे तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण भी बन सकती है, लेकिन मैं जो तरीका लेकर आया हूं एकदम सिंपल तरीका है। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा की फॉर्म में हम इस सवाल को आराम से कर देंगे अलजेब्रा वाले तरीके से। अभी देखो कैसे करेंगे सवाल को, और हम इस सवाल को बाय ऑप्शन भी आराम से कर लेंगे। पहले इस सवाल को थोड़ा सा खींच के ले जाओ जहां तक मैं इसको ले जाना चाह रहा हूं। तो बच्चों भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा बराबर सर 2√5। ठीक है, भुजा बराबर कितना, भुजा बराबर 2√5। अब मुझे आप लोग एक बात बता दो, अब आपके पास दोनों जो विकर्ण है उनका योग दिया है आपको 12। ठीक है जी, और आपसे पूछा है कि ये बता दो कि दोनों विकर्ण D1 कितना है और D2 कितना है, दोनों की अलग अलग आपसे लंबाई पूछी है। अगर a बराबर 2√5 है तो बच्चों मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला याद रखा होगा कि भुजा बराबर 1/2 और अंडर रूट D1 का स्क्वायर जमा बच्चों D2 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो a का मान कितना है सर, a का मान 2√5, तो भाई यहां क्या रख देंगे हम, 2√5 रख देंगे। बराबर क्या जाएगा सर, 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर और बच्चों किसका, D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व जब आप लोग करोगे तो ये दो जो है ये पहुंच जाएगा यहाँ आपका गुणा में। ठीक है, जब गुणा होगी तो ये बन जाएगा कितना सर, 4√5 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 4√5, और ये बच्चों बराबर किसके, 1/2 और बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर और भाई प्लस आपका D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो बच्चों रूट है ये भाई ये दो तो हाँ गुणा में आ गया, तो इस दो का तो काम ही खत्म हो गया, हम तो इसमें खामा खा घुस गए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चों बराबर है इसके।
ये रूट हटेगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये रूट हटेगा स्क्वायर जब यहाँ बनेगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी भाई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 4√5 का स्क्वायर हम पूरा कर देंगे, और बराबर क्या जाएगा, d1 का स्क्वायर, और जमा बच्चों d2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो √80 कितना भाई, √80 का बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और d1 का स्क्वायर जमा d2 का स्क्वायर। तो अब आप स्क्वायर से रूट काट दोगे, इस स्क्वायर से बच्चों ये रूट कट जाएगा, यानी कि क्या जाएगा आपका, d1 का स्क्वायर जमा d2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर किसके है, बराबर है भाई किसके, 80 के। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने दो कंडीशन आपको मिल चुकी है इस सवाल को सोल्व करने की, बस इतना ही। ये बच्चों मैंने आपको लगातार आपको एक एक इक्वेशन सोल्व करके समझाई है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, d1 प्लस d2 विकर्णों का योग 12 है और विकर्णों के वर्गों का योग 80 है। विकर्णों का योग बच्चों, विकर्णों का योग 12 है और विकर्णों के वर्गों का योग 80 है। तो आप यहां इस क्वेश्चन को अब बाय ऑप्शन जा सकते हो, नहीं तो फिर आप चाहो तो इसके अंदर अलजेब्रा a प्लस बी वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला लगा के a और b की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि a और b क्या होंगे आपके, d1 प्लस d2 कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इस सवाल को यही किससे करेंगे बच्चों, ऑप्शन से कर देंगे। अगर यानी कि मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका जिनका योग कितना हो, 12, तो मुझे संख्या ऐसी चाहिए इन ऑप्शन में से जिनका योग 12 हो और जिनके वर्गों का योग 80 हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये आप चेक कर लो। अगर आप ऑप्शन पहला चेक करोगे तो बच्चों इन चार ऑप्शन में आपको सबसे पहला कौन सा ऑप्शन चेक करना है, वो जिसके अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ है। तो आप जब ऑप्शन बी चेक करोगे सबसे पहले, तो बी क्या है, बी बच्चों एक 7 है एक 5 है, और ये सी जो है, लगा दो, एक 8 है और बच्चों एक कितना है, 4। तो अब मेरी एक बात समझो, यानी कि आपसे भाई ये पूछा है कि विकर्णों की लंबाई कितनी है, d1 कितना है और d2 कितना है। तो ये d1 और d2 दे रखा है, ये भी d1 d2 है, लेकिन इसमें से है कौन सा सही, यही तो आपसे पूछा है। तो सही कौन सा होगा, सही हम इसके अनुसार देखेंगे कि हमें एक बात का पता है कि भाई दोनों विकर्णों का योग 12 है और विकर्णों के वर्गों का जो योग है बच्चों वो 80 आना चाहिए। ऐसे ऐसी दो संख्या आप लोग देख लो। तो जब मैंने कहा है आपको ना ए चेक करनी ना डी चेक करनी, ये पॉइंटों वाली है, दिमाग खराब करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंटों में नहीं है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बी चेक करता हूं। अगर मैं बी चेक करूं बच्चों, एक को 7 मान लो एक को 5 मान लो, तो दोनों का योग कितना आ रहा है, सर दोनों का योग 12 आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। अब इन दोनों के वर्गों का योग 80 आना चाहिए। अगर बच्चों मैं 7 7 49 करूंगा और 5 5 25, तो 49 और 25 दोनों का योग 80 नहीं आएगा। तो ये आपके सवाल का उत्तर नहीं होगा। ठीक है भाई, बी तो सवाल का उत्तर नहीं। अब मैं बच्चों सी चेक करूंगा, 8 और 4, 8 और 4 इन दोनों का योग कितना आ गया, इन दो 8 और 4, d1 और d2 क्या है, 8 और 4 दोनों का योग 12 है। बात तो एकदम सही है। अब इनके वर्गों का योग 80 आना चाहिए बच्चों। 8 8 अठे, अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कर दूं तो सर ये हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, 80 के। 8 से 64, 4 से 16, 64 और 16 80। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 80। यानी कि सर यही वो ऑप्शन है, यही हमारे सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यही वो दो विकर्ण है जिनका जिनका योग 12 है और जिनके वर्गों का योग 80 है। यही आपके सवाल का सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो पेपर के अंदर, वरना तो भाई इसकी गहराई में ज्यादा घुसोगे तो फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और टाइम बहुत ज्यादा आपका इसके अंदर चला जाएगा। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर दूसरा तरीका समझना चाहते हो तो मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि भाई आप इस d1 प्लस d2 को ना a प्लस बी मान लो। ठीक है, और ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है, आप इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मान लो। फिर आप अलजेब्रा के तरीके से इसको कर सकते हो, वरना मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया बाय ऑप्शन। ये वैसा आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत। बच्चों 10 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है जी, उन उन संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि प्रत्येक संख्या को बच्चों 12 से गुणा किया जाता है तो नई संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात करो, इसका औसत कितना होगा। तो एक बात मेरी ध्यान रखना आप लोग, जब भी सवाल पेपर के अंदर ऐसा है इस टाइप का एवरेज का, कि आपको कुछ संख्याएं दी हैं, उनका औसत कुछ दिया है, कितना है, तो 7 है औसत।
ठीक है भाई, औसत कितना दिया है, औसत दिया है आपको 7। और ये कहा है आपसे कि यदि हर संख्या में, ये तो 10 संख्याएं हैं, यदि इनमें इन प्रत्येक संख्याओं में अगर 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना ऐसे सवाल के अंदर अगर प्रत्येक संख्या में आपसे क्या करवा रहा है, गुणा करवा रहा है, या फिर प्रत्येक संख्या में जुड़वा रहा है, प्रत्येक संख्या में से घटवा रहा है, बाद में ये पूछता है कि औसत पर क्या प्रभाव पड़ा या फिर औसत क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों ये काम औसत के साथ भी कर देंगे। जो आपने संख्या जो काम ये आपसे संख्या के साथ करवाना चाह रहा है, तो इसको एवरेज कितना है, 7 है, इस 7 के साथ ही, इस एवरेज के साथ ही आप लोग 12 की गुणा कर देंगे। जैसे ही 12 गुणा करूंगा तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा, और यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर ये कहता कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो बताइए औसत क्या होगा, तो बच्चों हम क्या करते, इस दिए गए एवरेज में 12 जोड़ देते तो आ जाता आंसर कितना, 19। लेकिन तब करना है काम जब आपसे ये लाइन दे आपके एग्जाम कितना, प्रत्येक संख्या। ठीक है, और वैसा जो बेसिक तरीका है बच्चों वो आप सब लोग सभी को बहुत ही आराम से पता होगा। ठीक है भाई, तो वो तो फिर आपका क्या तरीका है, वो तो फिर ये है कि भाई 10 के 7 में गुणा करो, इनका ये होगा जाएगा 70। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप लोग इस सवाल को आगे कर लोगे। लेकिन बच्चों आपको बढ़िया तरीका, एक बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच सीखने, तो भाई वो आपके सवाल, वो यही एक अप्रोच है जिससे आप सवाल को जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे सारे दोस्त। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि बच्चों 2 वर्षों में 8736 रुपए और 7 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। समझना बच्चों, ये दोनों आपको क्या दिए, मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। 2 साल में कोई राशि हमें नहीं पता कितनी, कोई राशि कितनी हो जाती है, 8736 हो जाती है। ठीक है जी, और बच्चों वही राशि जो 2 साल में इतनी हुई है वो 7 साल में यहाँ कितनी हो जाती है, 11,000 बच्चों 76 हो जाती है। कितनी, 11,076। तो बताइए कि किस की बच्चों जो ब्याज की दर है वो कितनी रही होगी, जिस दर से वो राशि 2 साल में इतनी होगी और 7 में इतनी। तो यहाँ क्या करेंगे, मुझे बताओ, 2 साल में राशि इतनी हुई, 7 में इतनी, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अगर मैं देखूं बच्चों 2 से 7 साल का डिफरेंस कितना है सर, 5 वर्ष का डिफरेंस। 5 साल में कितना चेंज आया रुपए में, तो आप कहोगे कि सर इसमें से इसको घटा दो, यानी कि हम क्या करेंगे, 11,076 में से बच्चों माइनस कर देंगे 8736। कितना, 8736 आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6 गए 0, 7 में से 3 गए 4 आ गया। ठीक है भाई, 10 में से 7 गया 3, और बच्चों 10 में से 8 गया 2, तो 2340 आ गया। कितना डिफरेंस, कितना गया यहाँ, 2340 रुपए का है डिफरेंस। कितने का है बच्चों, 2340 रुपए का। यानी कि 5, ये जो डिफरेंस है यही क्या है, यही तो बच्चों ब्याज है, यही तो ब्याज है किसका, ये 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्या है भाई, 5 वर्ष का ब्याज है ये 2340 रुपए। अगर 5 साल का ब्याज बच्चों 2340 है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर 1 वर्ष का तो ब्याज होगा, आप इस 2340 को, इस 5 साल के ब्याज को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और भाई 5 छंग 30, और बच्चों 5 अट्ठे 40, यानी कि 468 रुपए हो गए। कितने हो गए, 468 रुपए 1 साल का ब्याज। अगर 1 साल में 468 रुपए ब्याज मिला, तो बच्चों मुझे बता दो कि 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो भाई 468 में आप गुणा कर देंगे किसकी, इस 2 की। ठीक है, कितना आ गया, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 6 12, और 1 13 का 3 हासिल लगा 2 चौक 8, और 1 बच्चा 9, यानी कि 936 रुपए उसे 2 साल में ब्याज मिला। ठीक है, और 2 साल का 2 साल में उसे 936 रुपए जो ब्याज मिला, वो मिलने के बाद राशि कितनी होगी, 8736। तो बच्चों 8736 में से ये जो मिश्र धन है, अगर मैं इसमें से ब्याज निकाल दूं, 936 रुपए निकाल दूं, तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा। 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, 17 में से 9 गया बच्चों 8 आ गया, और यहाँ बचा आपका 78। कितना कितना आ गया, 7800। तो ये क्या है, ये है बच्चों धनराशि, यानी कि मेरे भाई ये क्या है, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो आंसर आ जाता 7800। प्रिंसिपल ना पूछ के दर पूछिए, रेट पूछिए, और रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट बराबर SI इंटू 100, और बटे में क्या आएगा बच्चों, P इंटू टी। ठीक है, ये आपको लगाना है और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे आपसे एक बार सारे भाई बता देंगे इस सवाल के अंदर आगे क्या करेंगे। तो भाई मुझे क्या निकालना है बच्चों, रेट निकालना है, दर निकालनी है। तो SI यानी ब्याज कितना है, तो ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है, 468। सर 1 साल का जो ब्याज है वो 468 है, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब जितने साल का ब्याज है समय उतना ही होना चाहिए, 1 साल का ब्याज तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अगर हम 2340 यहाँ में ब्याज लिखता तो फिर मैं वर्ष की संख्या 5 लिखता यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, वो कितना है 7800। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम कितना। ठीक है, अब बस आप फटाफट क्या कर देंगे, इन 2 जीरो से बच्चों ये 2 जीरो चल जाएंगी, 13 तिया 39, 13 39, और मेरे भाई 13 6 78, 13 6 78 यहाँ भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 36,
6 बार। तो 6% ये आपकी क्या आ गई बच्चों, दर आ गई। तो 6% आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है, ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल था, पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप लोग इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये है आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 10%, 20% और 30% छूट की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट बताओ। यानी कि बच्चों 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला 10% का है, दूसरा 20% का और तीसरा डिस्काउंट 30% का। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है ये आपसे पूछा है। और जब भी बच्चों आपसे इस टाइप का सवाल आपसे पूछे कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, तो आप क्या करेंगे इस सवाल के अंदर, भाई 10% है, मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है। सर 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। और भाई 10 और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 3/10। क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फटाफट। और ये क्या है बच्चों, नीचे वाला ये है क्या आपका, ये आपका आपका एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। और जो छूट दी जाती है वो दी जाती है बच्चों मार्केट प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर, ठीक है। जब आपको लगातार 3, ये 2, 3, 4, 5 कितनी भी छूट दे और आपसे क्या करवाए कि इनकी एक छूट, एक डिस्काउंट बताओ, तो आप क्या करेंगे, दी हुई परसेंटेज को किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम एमपी और बच्चों यहां लिखेंगे हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अगर बच्चों अगर मेरा सेलिंग प्राइस, पहली छूट कितनी दी उसने, 10% की दी, तो 10% की जो छूट दी होगी वो बच्चों एमपी पर दी होगी। अगर एमपी 10 है, नीचे वाले को एमपी मान लेंगे, इस 10 पर 10% की छूट कितनी है सर, 1 है। यानी कि अगर अगर वस्तु का अंकित मूल्य 10 है तो 10 पर एक की छूट मिलेगी, 10% की छूट मिलेगी, तो माल को बेचेगा 9 में, ठीक है। अगली जो फिर उसके बाद 20% का उसने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे उसका एमपी कितना है, 5। तो अगर 5 एमपी है तो 1 की छूट देगा, डिस्काउंट देगा, तो माल को बेचेगा सर 4 में। और यहाँ 10 है तो भाई ये 3 का डिस्काउंट देगा, तो इसको कितने बेचेगा, 7 में बेचेगा। तो ये एमपी और बच्चों एसपी का क्या आ जाएगा, तुम्हारा रेशो आ जाएगा। तो भाई फटाफट कर देंगे, 10 ढाई 100 और 100 पंजे बच्चों कितना आ गया, 500। इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो यहाँ 500 आ गया और इनकी भी गुणा कर देंगे। 9 चौक 36 और 36 सत्ते कितना हो गया भाई, 36 सत्ते कर लो, 7 छिंग 42 का 2 ऐसे लगे 4, 7 से 21, 21 और 4 बच्चों कितना आ गया, 25 आ गया। तो भाई ये आगे कितना आ गया आपका, 252 आ गया। तो अब मुझे आप लोग बता दो, ये क्या है बच्चों, एमपी है और ये है एसपी। आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, तो क्या चाहिए, डिस्काउंट बटे में एमपी और गुणा में क्या कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे बस, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि डिस्काउंट कितना मिला। अगर अगर माल 500 रुपए का है, अगर एमपी 500 है और हम बेच रहे हैं कितने में, 252 में, तो जो छूट हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों कितने की, 248 की छूट। लेकिन छूट दी किस पे जाती है सर, एमपी पे। तो एमपी कितना है, 500 नीचे आएगा और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 248 आपका। 5 चौक 20 बच्चों, 5 चौक 20 और भाई कितना रह गया आपका, ये आपका 48 बचा, 5 नहीं 45 और बच्चों 3 3 बचा, लगा दी जीरो, 5 छंग 30। तो 49.6% की आपकी क्या है, छूट है, यानी कि बच्चों आपका क्या है, ये डिस्काउंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो भाई 7वां सवाल आप लोग इस तरीके से बच्चों कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, अगर आपसे इस सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस पूछता 252, तो भाई फिर आप जो है इस रेशो मेथड से ही आप लोग सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते थे बच्चों, कितना है, ठीक है ना। तो अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां आपसे, आठवां कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम, बच्चों दो संख्या है जिनका एलसीएम उनके एचसीएफ यानी में से का कितना गुना है, 14 गुना है। यदि उनका में से और लैसे का जो योग है उनका सम कितना है, 300 है। तो एक संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कितना आसान सवाल है भाई। यहां लिखेंगे एलसीएम और बच्चों यहां लिखेंगे एचसीएफ। ये कह रहा है कि जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 गुना है। अगर एचसीएफ एक है तो इसका 14 गुना एलसीएम होगा, यानी कि कितना होगा, 14 होगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, इन दोनों का रेशो आ गया, ठीक है। इन दोनों के आगे रेशो आ गया और इन दोनों का एलसीएम और बच्चों प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योग आपको दे रखा है कितना, दोनों का योग दे रहा है सवाल के अंदर भाई 300 है। इन दोनों का योग कितना है, 300 है। अब आप मुझे बताओ, रेशो में आपने पढ़ा होगा कि अनुपातिक योग बराबर होता है किसके, वास्तविक योग के। रेशो का जो सम होता है वो बराबर होता है रियल वैल्यू के सम के। तो अब हम एक काम करेंगे, रेशो में इनका योग कितना है सर, 14 और 1 15, कितना है 15 रेशो है, कितना है भाई 15 रेशो, ठीक है। वैसे एक्चुअल में इनका योग कितना है, 300 है। तो 15 रेशो बराबर किसका आ जाएगा बच्चों, 300 के। तो 15 से 300 काट देंगे तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा भाई एक रेशो का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। एक रेशो का मान कितना आ गया, 20 आ गया। आपको एक्चुअल एलसीएम निकालना है कितना है, तो
14 रेशो है, तो 14 में अगर मैं एक रेशो गुणा एक रेशो की, यानी कि एक रेशो का मान 20 है, अगर मैं 20 की गुणा यहाँ करूं तो 14 दूनी 28, यानी कि बच्चों 280 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मुझे एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ एक है तो भाई यहाँ भी एक रेशो का मान 20 है, तो यहाँ एक में 20 की गुणा करूंगा तो ये मेरा 20 का आ गया बच्चों, ये मेरा 20 आ गया आपका एचसीएफ। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग ये बता दो, आपके पास अब सारी चीज है, अब आपके पास एलसीएम भी आ गया, वो एचसीएफ भी आ गया, और भाई एलसीएम भी आ गया। आगे कहा है कि एक संख्या 40 है, एक संख्या क्या है 40। अब आपको एक संख्या भी दे दी इसने, कितनी है एक संख्या 40। आपसे कहा है कि भाई दूसरी संख्या का मान बताओ, और जब भी बच्चों आपसे दूसरी संख्या पूछे पहली दे दे, एलसीएम एचसीएफ आपके पास हो, तो एकमात्र तरीका आपके पास होता है कौन सा सर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा बच्चों एचसीएफ। ठीक है, ये लगा दो, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा फटाफट। क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी है 40, और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, वो तो ज्ञात ही करनी है भाई, और एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है सर 280 है, और एचसीएफ कितना है भाई 20 है। ठीक है, ये 40 यहाँ से हटेगा, गुणा में है, ये बटे में यहाँ आएगा बच्चों, 20 एकम 20, और बच्चों 20 दूनी 40, 2 से कट जाएगा हमारा 280, कितनी बार 140 बार। तो आपके सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग बच्चों इस सवाल को भी निपटा सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। एलसीएम जो है बच्चों इसमें कहा है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, 14 गुना कर दिया, और इन दोनों का योग 300 है, तो बराबर अनुपात का योग 15 है, 15 रेशो बराबर किसके 300 के, तो 15 से भाग देंगे तो एक रेशो का मान 20 आ गया। 20 की गुणा एचसीएफ के रेशो में करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम के रेशो में करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 280। ठीक है, अब इसने कहा है पहली संख्या एक संख्या 40 है, दूसरी कितनी होगी, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहले संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है आपका 280 गुणा 20, और बटे में कितना है बच्चों, एक संख्या आपको 40 रखी है, 40 रख देंगे, 20 से कटेगा 40 दो बार, और भाई ये आपका 2 से कट जाएगा 280 40 बार। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल और बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9। इस 9वें सवाल में क्या करना है, ये कह रहा है कि एक मजदूर बच्चों, एक मजदूर को इस शर्त पर एक ठेका दिया गया कि भाई 20 दिनों के लिए काम पर रखा जाता है, यानी कि एक मजदूर को 20 दिन के लिए काम पर रहेगा कि तू मेरे यहाँ 20 दिन तक काम कर। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि प्रत्येक दिन के लिए 60 रुपए उसे दिहाड़ी मिलेगी। हर दिन उसे जिस दिन भी वो काम पे आएगा उसे 60 रुपए दिहाड़ी देंगे। ठीक है जी, अगर अनुपस्थित रहा, जिस दिन वो नहीं आया उस दिन बच्चों उसे जो है 5 रुपए उसका जुर्माना लगेगा। यानी कि 20 दिन के लिए काम पे रखा गया, अगर 20 दिन के लिए काम पे रखा गया है तो जिस दिन आएगा उपस्थित रहेगा उस दिन उसे 60 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आने वाले दिन, और जिस दिन नहीं आएगा अनुपस्थित रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए 5 रुपए का जुर्माना, 5 रुपए काट लिए जाएंगे उससे। ठीक है, अगर उन्हें कुल 745 रुपए मिले, उसने 20 दिन में कुल 745 रुपए कमाए, तो आपसे ये पूछ रहा है कि वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहा, आपसे बच्चों जानना चाहता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल कितना आसान सवाल है, कितने आराम से होगा। मुझे आप लोग ये बताओ कि बच्चों वो 20 दिन तक, कितने दिन तक 20 दिन तक, अगर वो 20 दिन रेगुलर आता है, मान लिया, अब इसने कहा कि अनुपस्थित दिन बताओ जिस दिन एब्सेंट रहा, ये पूछा है आप लोगों से। मैं मान लेता हूं कि वो 20 दिन अगर काम पे आता तो बच्चों उसे हर दिन 60 रुपए मिलते। कितने मिलते, हर दिन 60 रुपए मिलते। अगर वो 20 दिन तक काम पे आता तो हर दिन 60 रुपए मिलते, तो टोटल रुपए कितने मिलते, कहेंगे सर टोटल रुपए मिलते फिर 1200 रुपए। कितने मिलते, 1200 रुपए। लेकिन सर मिले कितने, मिले बच्चों 745 रुपए। मिले कितने हैं, मिले 745 रुपए उसको। तो 745 अगर मैं घटा दूं तो बच्चों घटाने के बाद कौन से पैसे आएंगे, वो पैसे आ जाएंगे जो पैसे उसके कटे हैं जिस दिन वो नहीं आया। ठीक है, तो आप जब घटाओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 9 में से 4 गया बच्चों 5 आ गया, 11 में से 7 गया 4 आ गया। तो 455 रुपए क्या है उसके, जो पैसे कटे हैं, जो कटे हैं पैसे, ये वो पैसे हैं उसके, कितने 455 रुपए बच्चों उसके जो है कटे हैं। ठीक है, लेकिन ये अब मुझे आप लोग एक बार बता दो, ये जो पैसे उसके कटे हैं ये कब कटे हैं, जिस दिन वो नहीं आया। और ये सवाल के अंदर ये कह रहा है कि भाई 5 रुपए का जो है बच्चों क्या लगता है, जुर्माना लगता है। अगर कुल 745 रुपए मिले तो वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहा। अगर 20 दिन आता है और अगर मैं मान लू 60 रुपए डेली मिलते हैं तो भाई 1200 रुपए कमाता, लेकिन कमाया कितना 745। तो भाई 455 रुपए उसने नहीं कमाए होंगे, यानी 455 उसके कट गए होंगे। तो ये पूछ रहा है कि अनुपस्थित दिन बताओ, एब्सेंट दिन बताओ। ठीक है भाई, बच्चों इस सवाल में ना आप लोग इस तरीके से अगर जाओगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस सवाल का एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, एक्स मान के नहीं बताऊंगा, एक्स मान के नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। इस सवाल का बच्चों बेस्ट जो तरीका है वो तरीका ये है कि भाई आप लोग क्या कर लो,
आप क्या कर लो, आप इस सवाल को बच्चों ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो? ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से क्या करेंगे, प्रेजेंट दिन यहाँ लिखेंगे, जो प्रेजेंट दिन जिस दिन आया है, और यहाँ लिखेंगे एब्सेंट दिन। ठीक है, प्रेजेंट दिन का हमें बच्चों नहीं पता हमें, और एब्सेंट दिन का भी हमको नहीं पता। तो हमें ये पता है कि टोटल जो दिन है वो कितने हैं भाई, वो 20 दिन है। 20 दिनों के लिए काम पर रखा गया कि उसके काम करने वाले प्रत्येक दिन के लिए 60 रुपए मिलेंगे। 60 रुपए मिलेंगे, और भाई जो है उसके बच्चों कितने काट ले जाएंगे, 5। अगर बच्चों में मान लो कि अनुपस्थित दिन उसके 5 रहे, अनुपस्थित दिन 5 रहे, यानी कि 5 दिन तक अगर एब्सेंट रहा, टोटल 20 दिन है, तो प्रेजेंट के दिन तक रहा होगा? आप कहेंगे सर प्रेजेंट रहा होगा 15 दिनों तक। अगर 15 दिन तक प्रेजेंट रहा होगा बच्चों, तो फिर मुझे बताओ 15 दिन तक प्रेजेंट रहा होगा तो भाई 60 के हिसाब से रुपए कमाए होंगे, तो बच्चों 900 रुपए कमा लिए होंगे। और 5 दिन आया नहीं, तो 5 के हिसाब से 5 में गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन के 5 रुपए कटते हैं, तो 25 रुपए उसके उसने गवा लिए होंगे। तो 900 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो बच्चों 875 आएगा। ये रुपए वो कमाता, लेकिन कमाए कितने? 745। तो भाई ऑप्शन ए एकदम गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। हमें 745 लाना है सेटिस्फाई करके ऑप्शन से। तो बच्चों ये आपके सवाल का आंसर होगा नहीं भाई। तो अब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब हम आगे अगला ऑप्शन लेंगे, अगला ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर बात करूं बच्चों अगले ऑप्शन की, क्वेश्चन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। तो बी अगर 6 मान लो, अगर अनुपस्थित दिन 6 रहे, तो प्रेजेंट दिन कितने होंगे सर? 14 होंगे। और प्रेजेंट दिन 14 होंगे तो हर दिन 60 रुपए मिलेंगे, तो 14 से 84 यानी कि सर 840 मिल जाएंगे। और 6 दिन तक आया नहीं, और 5 रुपए कटेंगे तो कितने कट जाएंगे? 30 कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, घट के 810 आ जाएगा। लेकिन उसे मिले कितने हैं? 745, लेकिन इस हिसाब से मिल रहे 810। तो भाई ये भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा। अब बच्चों ऑप्शन सी चेक करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब जो है हम ऑप्शन सी चेक करेंगे। और सी जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो सी में ये कह रहा है कि वो 7 दिन तक, कितने दिन तक बच्चों? वो 7 दिन तक नहीं आया। ऑप्शन सी के हिसाब से 7 दिनों तक नहीं आया। अगर 7 दिन तक नहीं आया तो फिर आया कितने दिन तक? 20 में 7 घटा देंगे तो कितना आ गया? 13 आ गया। और 13 दिन अगर आया तो भाई 60 रुपए मिले होंगे। 13 × 78 यानी कि 780 रुपए उसने कमाए। अच्छा 7 दिन नहीं आया तो 5 के हिसाब से गवा दिए होंगे कितने? 35 रुपए। तो 780 में से अगर मैं 35 घटा दूं बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 745 रुपए। तो यही सेटिस्फाई हो गया, और ये इतने रुपए उसने यहाँ भी कमाए हैं। तो यही आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों का आंसर कितना आ गया? 7 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका आखिरी सवाल है। फटाफट इस सवाल को और निपटा दो, फिर आपकी छुट्टी। ठीक है भाई, यदि कोई संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। बच्चों एक संख्या x है और मेरे भाई दूसरी है y। x जो है, ये वाली जो x संख्या है, इस y से 10% कम है। जिससे कम है उसको 100 मान लो, जिससे तुलना करवा रहा है y से। अगर y 100 है और x जो है y से 10% कम है, तो y x कितना होगा? x 90 होगा भाई। 10% कम होगा तो 90 होगा। तो आप क्या करेंगे, x और y का बच्चों रेशो निकाल लेंगे। तो भाई x और y का रेशो कितना आ गया? 9:10। हम इसको कह सकते हैं x और y का मान। अब ये कह रहा है कि और y जो है y 125 से 10% अधिक है। y जो है 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि y का जो मान है बच्चों, y का जो मान है, ये कह रहा है कि y जो है 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि 125 गुणा 110/100 लिख देंगे इसको। ठीक है, 0 0 कट जाएगी, और 11 5 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल लगे 2, और 11 कम 11 और 2 बच्चों कितना हो गया आपका? 13 हो गया भाई। तो ये 10 आया, 10 0 हटेगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। कितना हो गया ये हो गया बच्चों 137.5। यानी कि सवाल के अनुसार y का जो मान है वो कितना है? 137.5। लेकिन हमारे हिसाब से y की जो वैल्यू है रेशो में वो कितनी है? वो 10 रेशो। तो बच्चों 10 रेशो बराबर किसके हो जाएगा? किसके? 137.5 के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक रेशो का मान निकालना हो तो मैं इस 137.5 की वैल्यू को बच्चों भाग कर दूंगा किससे? इस 10 से कर दूंगा। ठीक है, तो एक रेशो का मान आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये बताइए तो y तो x किसके बराबर होगा बच्चों? x का मान कितना होगा? तो x का मान तो सर 9 यूनिट है। 1 यूनिट का मान इतना है, मुझे 9 का मान चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस 1 यूनिट के मान में मेरे भाई गुणा कर देंगे किसकी बच्चों? 9 की गुणा कर देंगे, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए। और ये बराबर वैल्यू किसकी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर पाएंगे वो देख लीजिएगा एक बार। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई अगर पॉइंट हटाऊं तो नीचे बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका? 175 गुणा 9, और मैंने भाई बटे में कितना आ गया बच्चों? 100 आ गया। ठीक है, अब 1375 में 9 की गुणा करो, और नीचे 2 0 है, 2 0 हटा के पॉइंट आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है, इसको आगे अगर आप काटना चाहोगे तो काटने से बेहतरीन है कि इनकी गुणा कर लो, नीचे 2 0 है, फिर 2 0 हटा के अपना पॉइंट लगा देना, सवाल का आंसर आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो अब बच्चों बताइए, देखो ये सवाल जो है ना बाय ऑप्शन से भी हो जाएगा। बाय ऑप्शन मतलब अगर मैं बच्चों 9 की गुणा 5 में करता हूं तो 9 पंजे कितना आएगा, 45 आएगा। अंतिम अंक इसका मतलब 5 ही आएगा। अब इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर अंतिम अंक 5 है, तो कहोगे सर अंतिम अंक केवल बी में ही है 5, यूनिट डिजिट कितना है 5, और जब इनकी गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट बेटा 5 कन्फर्म है आना। तो इसलिए हम इस सवाल का आंसर क्या बता देंगे, बी बता देंगे बिना सोल्व करे। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, आंसर आपका बी ही आएगा। अब बताओ बच्चों एक बार आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है भाई, तो आपके 10 सवाल से मैंने आपको 10 सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अपने पेपर के अंदर अगर इन 10 सवाल में से कोई भी सवाल फंसा तो आप इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोग इस सवाल को कर दोगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलता हूं आपको नई वीडियोस के अंदर यूट्यूब चैनल मनुराठी पर। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।